हेलो एवरीवन, आज हम लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी। मैं होप करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं। तो आज जो हम लोग है ये जो वीडियो है एक ओवरव्यू है ग्राफ थ्योरी का, जिसमें हम लोग ग्राफ थ्योरी के बारे में जानेंगे, इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। हो सकता है आप लोग फर्स्ट टाइम ग्राफ थ्योरी के बारे में सुन रहे हो, तो उन लोग के लिए बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि आप लोग को इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल्स और बहुत सारा इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ग्राफ थ्योरी का एक ओवरव्यू मिलेगा, जिससे आपको फर्दर जब आगे आप पढ़ाई करेंगे इसका तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर किसी ने पहले से ग्राफ थ्योरी कुछ पढ़ा है तो उन लोगों को भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें मैंने कई सारे एग्जांपल्स और रियल लाइफ प्रॉब्लम से कैसे ग्राफ थ्योरी के कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है वो मैंने इसमें समझाया है, जो आपको इंट्यूशन बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राफ थ्योरी है क्या? तो ग्राफ थ्योरी पहला चीज तो एक बहुत ही मॉडर्न ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसका डेवलपमेंट 18th सेंचुरी में ऑयलर ने जब एक प्रॉब्लम कोनिक्स ब्रिज का सॉल्व किया था तब से शुरू हुआ था, जिसपे हम लोग बाद में आएंगे। मगर उससे पहले तो ग्राफ थ्योरी इस समय सबसे एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है। इसमें बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और इसको अलग अलग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से जोड़ के इसका लिंक देखा जा रहा है, जैसे कि अलजेब्रा से, टोपोलॉजी से और नंबर थ्योरी से एक्सेट्रा, और ज्योमेट्री से भी इवन। तो आज आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा हम लोग क्या फ्लो फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा ग्राफ थ्योरी क्या है, ग्राफ थ्योरी में हम लोग पढ़ते क्या है, ग्राफ्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पोज करूंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके आंसर हमें ग्राफ थ्योरी से मिलते हैं। फिर मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज ग्राफ थ्योरी के समझाऊंगा, जो कि जनरली बहुत एब्स्ट्रैक्ट में मालूम पड़ते हैं और इंट्यूशन बिल्ड करने में मुश्किल होता है, जिनको मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, उनको रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के और कैसे वहां से इंस्पायर्ड है वो बताऊंगा, कैसे वो टर्म्स आए। फिर उसके बाद मैं एप्लीकेशंस बताऊंगा और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे सामने रखूंगा जिससे हमें ग्राफ थ्योरी का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो ग्राफ थ्योरी है क्या? तो ग्राफ थ्योरी जो है ये स्टडी ऑफ ग्राफ्स है। इसमें हम ग्राफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी कि हम ग्राफ थ्योरी में पढ़ते क्या है, हम ग्राफ थ्योरी में ग्राफ्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। और ग्राफ्स क्या होते हैं? ग्राफ्स जो है एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, जिसको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों फंडामेंटल इतना, मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा और फिर उसको बताऊंगा कि कैसे फंडामेंटल नेचर में। अज्यूम करिए कि आप किसी क्लास में हैं और आपके क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं। अब आपस में कोई ना कोई किसी ना किसी का दोस्त होगा। अब मुझे स्टडी करना है इस क्लास के फ्रेंडशिप के बारे में, कि कौन किसका दोस्त है, किसके ज्यादा दोस्त है, किसके कम दोस्त है, किसका कोई दोस्त नहीं है, या मुझे ये चीज पे पूरी एनालिसिस करनी है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसको अगर मुझे बहुत ही एक एफिशिएंट वे में इसको स्टडी करना है, मैं एक क्या काम कर सकता हूँ, मैं सारे स्टूडेंट्स को लेबल कर दूं। पहले तो मैं उनको 1 2 3 4 ऐसे लेवल कर सकता हूँ, या A1 A2 A3 ऐसे A10 तक लेवल कर सकता हूँ, क्योंकि 10 बच्चे हैं। अब इसमें मैं देखूंगा कौन किसका फ्रेंड है, और मैं क्या करूंगा, इन सारे लेबल्स को, यानी कि इन सारे स्टूडेंट्स को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा, या एक सर्कल, जो भी नोड, एक नोड से, ऐसे नोड से रिप्रेजेंट कर दूंगा हर बच्चे को। इसको A1, अब मैंने क्या किया, मैंने उन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बच्चों को, जो इंसान है, उनको मैंने इस इसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं, वर्टिसेस या नोड्स या पॉइंट, जो भी कर लो, बट जनरल ऑफिशियल डेफिनेशन में इसको वर्टिसेस या नोड्स कहते हैं। इनको मैंने इससे लेबल कर दिया। अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उनके बारे में, अब मुझे बस इतना जानना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल A10 A2 का दोस्त है, A10 A4 का दोस्त है, A6 A8 का दोस्त है, A7 A3 का दोस्त है, A2 A9 का दोस्त है, A1 A2 का दोस्त है, और A1 A5 का दोस्त है। ऐसे करके मैंने इसको कर लिया। अब मुझे अगर ये इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करना है, या इस पे कोई भी एनालिसिस करनी है, मेरे लिए इस पे एनालिसिस करना, स्टडी करना कि कैसे क्या फ्रेंडशिप्स, किसके कौन है, कौन अकेला है, किसके बस एक फ्रेंड है या किसके सबसे ज्यादा फ्रेंड है, कौन सबसे पॉपुलर है, कौन सबसे लीस्ट पॉपुलर है, किसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, ये सब जानने के लिए मुझे अब एक बहुत एफिशिएंट तरीका है कि मैं उसमें क्या नाम है, रियल उसमें ना घुसते हुए, ना किसी से पूछते हुए, ना उसमें इंसानों को कंसिडर करते हुए, मैं बस इस पे स्टडी कर सकता हूँ, जो कि मेरे सामने बहुत ही कम स्पेस में एनालिसिस करने के लिए बहुत इजी है
और एट द सेम टाइम इसको इंफॉर्मेशन को शेयर करना और इस पर एनालिसिस करना, हमारे प्रेजेंट जो कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है, डेटा साइंस है, उसमें इसका एनालिसिस करना बहुत इजी हो जाता है। तो ग्राफ्स एक्चुअली है क्या, हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को एनकोड कर रहे हैं। इनकोड यानी कि उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसमें ला रहे हैं और उसको एब्स्ट्रैक्ट वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से, और हम लोग जनरली मैथमेटिक्स में ऐसा करते भी हैं, तो इसीलिए बहुत फंडामेंटल नेचर में है। तो ग्राफ एक्चुअली में है क्या, ग्राफ एक पेयर है किसका, सेट ऑफ वर्टिसेस का, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। वर्टिसेस क्या डिनोट करते हैं, वर्टिसेस हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लासरूम में बात कर रहा हूं तो वर्टिसेस हो गए मेरे स्टूडेंट्स। एजेस क्या है, एजेस हैं लिंक जो बता रहे हैं कि कौन किससे रिलेटेड है, कौन किसका फ्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल A2 और A3 दोस्त नहीं है तो इनके बीच में कोई भी एज नहीं है, इनके बीच में कोई भी एज नहीं है। A1 और A2 फ्रेंड है इसलिए इनके बीच में एक एज है जिसको हम एज कहते हैं। तो अब देखो, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन हमें समझ ले कि ग्राफ है क्या, ग्राफ इज अ पेयर। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में, कि ग्राफ एक पेयर है किसका, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड उसके साथ एजेस दिए रहेंगे। और वो एजेस क्या है, वो एजेस एक्चुअली में रिलेशन बता रहे हैं उन वर्टिसेस के बीच में। और वो वर्टिसेस इन जनरली क्या होते हैं, किसी ना किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के एब्स्ट्रैक्शन होते हैं या उनके रिप्रेजेंटेशन, जो भी हम लोग कहना चाहें। तो ये होते हैं ग्राफ। तो अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ थ्योरी का ओरिजिन या उसका हिस्ट्री क्या है, और उसको देखने से पहले उसके लिए एक मोटिवेटिंग एग्जांपल में एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा हूं कि ये 3 फिगर है आपके सामने, आपको बताना है इसमें से कौन से फिगर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी भी लाइन को दोबारा रिपीट किए। फॉर एग्जाम्पल किसी भी लाइन को दोबारा बिना ड्रॉ किए और बिना पेन उठाए कंटिन्यूअसली। तो ये है जिसको मैं सोल्यूशन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी उससे इंस्पिरेशन लेते हैं हम लोग इसके हिस्ट्री पे जाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इसके हिस्ट्री पे। तो ये 1736 के अराउंड की बात है। ये कोनिग्सबर्ग में ब्रिज था। तो कोनिग्सबर्ग में ब्रिज था। तो हाँ, ये वाटर बॉडीज हैं, ये सारे लैंडमार्क्स हैं, ये और ये ब्रिजेस हैं। 7 ब्रिजेस हैं, ABCDEF जो भी है, ये 7 ब्रिजेस हैं और 4 लैंडमार्क्स हैं, 1 2 3 4। और ये वाटर बॉडी है। वहां के राजा को ये जानना था क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो सारे ब्रिजेस को कवर करते हुए जाए और उनका सारा ब्रिज कवर हो जाए, और हर ब्रिज बस एक बार हो कवर और किसी ब्रिज को दोबारा ना रिपीट करना पड़े। उनको एक ऐसा वॉक जानना था कि वो अगर वॉक करना शुरू करें तो वो सारे ब्रिजेस को कवर कर ले। इसको अगर ऐसे सोचना तो देखना तो ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई मिनिस्टर है या कोई भी राजा, इवन राजा भी, उसको इंस्ट्रक्शन करना है सारे ब्रिजेस का, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि सारे ब्रिजेस को वो चेक करे, और वो चाहेगा कि भाई उसके फ्यूल और एनर्जी ना वेस्ट हो। तो चाहेगा किसी भी ब्रिज को 2 बार ना क्रॉस करना पड़े, क्योंकि अगर वो करेगा तो वो एक वेस्ट हो गया, रिडंडेंट हो गया। तो उसके लिए वो जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो 1736 में एक मैथमेटिशियन, स्विस मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड ऑलर, जिन्होंने ये क्लेम किया कि इस केस में, इस एग्जाम्पल में, कि ये इम्पॉसिबल है, कि ऐसा कोई भी वॉक नहीं है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग सारे ब्रिजेस को भी कवर कर लें और एग्जैक्टली वंस। और कहा जाता है कि यहीं से ग्राफ थ्योरी का फाउंडेशन ले हुआ, एंड एट द सेम टाइम ये एक बहुत बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट था टोपोलॉजी के लिए भी, जिसको अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, पर ग्राफ थ्योरी का ये स्टार्टिंग पॉइंट था। और क्यों ऐसा था वो हम लोग अभी देखेंगे। ऑयलर ने एक्चुअली किया क्या, उसने इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को एब्स्ट्रैक्ट किया। उसने सोचा कि यहाँ पे ये इतना जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ज्यादा, इस सोल्यूशन जो हमको जानना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है या ऐसा वॉक एग्जिस्ट करता है, उसने सोचा कि उसमें अगर कोई चीज जो मायने रखती है, जो रेलेवेंट है, वो बस और बस एक ही चीज है, वो है सीक्वेंस ऑफ एज, यानी कि किस सीक्वेंस में हम एजेस को फॉलो कर रहे हैं, बस वही मैटर करता है। और उसने क्या किया, उसने इन सब लैंड मास को एब्स्ट्रैक्ट करके बस एक पॉइंट से डिनोट कर दिया। उसने सारे लैंड मासेस को बस एक पॉइंट से डिनोट कर दिया। और हर उस पॉइंट को
के बीच में एज बनाया जिसके बीच में एज है, जैसे कि 1 और 2 के बीच में एज है ए, तो 1 और 4 के बीच में है बी, 2 और 4 के बीच में है 2 एज है, एक ई और एक डी, 1 और 3 के बीच में है सी, और 4 और 3 के बीच में फिर 2 है एफ एंड जी। अब उसने क्या किया, उसने इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सिंपली एक इस तरीके से डिनोट किया जिसमें जो भी लैंड मासेस थे उसको डॉट से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और जो एजेस थे और जो ब्रिजेस थे उनको एजेस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस पे एनालिसिस करना बहुत इजी हो जाता है, और यहीं से फाउंडेशन जो था, फाउंडेशन फॉर ग्राफ थ्योरी, बिकॉज ये मोटिवेट करता है कि कई बार ऐसा होता है कि चीजों को जब हम एब्स्ट्रैक्ट करके उनको जब रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको बाद सॉल्व करना चीजें आसान हो जाती हैं। और फिर उन्होंने इसको एनालिसिस किया और बताया कि नहीं, इसमें इम्पॉसिबल है, और ऑयलर ने क्लेम किया ये तभी पॉसिबल है, और फॉर एग्जाम्पल ऐसा पाथ एग्जिस्ट करना तभी पॉसिबल है अगर हर वर्टेक्स, जितने भी वर्टेक्स हैं सब पे अगर इवन नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट है। इंसिडेंट यानी कि कोई भी चीज इंसिडेंट कब होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर इंसिडेंट कब होती है, जब उस पर वो चीज आके लगती है, या फॉर एग्जांपल कनेक्ट होती है आके, अगर जैसे लाइट इंसिडेंट होता है किसी पॉइंट पे, तो उसी तरीके से अगर किसी वर्टेक्स पे, हर वर्टेक्स पे इवन नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं तभी वो पॉसिबल है। और यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 5 है, तो मींस डेफिनेटली यहाँ तो किसी पे इवन नहीं है। तो हम ये क्या कहते, उन्होंने कहा कि ये तभी पॉसिबल है, ऐसा पाथ तभी एग्जिस्ट करेगा अगर सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं उस पे इवन नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं। तो और ऐसे ग्राफ्स को जिसमें सारे के सारे वर्टिसेस पे इवन नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट होता है उनको यूलेरियन ग्राफ्स कहते हैं, क्योंकि उनमें एक यूलेरियन पाथ एग्जिस्ट करता है, जो कि जिसका मतलब कुछ नहीं, वही है जो हमने कहा कि वो सारे ब्रिजेस सारे एजेस से पास करेगा और एग्जैक्टली वंस पास करेगा। ये होते हैं यूलेरियन ग्राफ्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमने देखा कि कैसे ये तभी पॉसिबल है। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को इससे रिलेट करें, ये एक ट्रायंगल है, अगर हम इसको वर्टेक्स मान लें सारे, तो सब पे कितने, इस पे कितने इंसिडेंट है, जस्ट 1 2 1 2 1 2 इवन, यानी कि इसमें हम बिना पेन को उठाए और बिना किसी लाइन को दोबारा क्रॉस किए हम इसको एक बार में बना सकते हैं। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 3, इस पे 3, यहाँ पे अगर हम इनको वर्टेक्स कंसिडर करें तो यहाँ पे 3 एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी, इसमें भी इम्पॉसिबल है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। इस पे ये आप लोग को ट्राई करिएगा। अब जब आप लोगों ने ये चीज देखा तो आप लोग को रियलाइज होगा कि आपने लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको हम सिमिलरली ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला और बेसिक एग्जांपल जो डेली हम लोग यूज करते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें अगर हम देखें तो जितने भी हम लोग फॉर एग्जांपल उसमें फ्रेंड्स हैं, आपस में जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान है, वो नोट्स की तरह है, और कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसको फॉलो करता है, ये डिपेंड दिखाता है कि कौन किसके बीच में एज है। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन ए है, बी है और सी है, तो अगर ये दोनों आपस में फ्रेंड एक दूसरे को फेसबुक पे फॉलो करते हैं, इनके बीच में एज है, इनको करता है, ये दोनों आपस में नहीं करते हैं। तो एक एग्जांपल तो ये है, और इसका बहुत ज्यादा एनालिसिस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वो लोग यूज करते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल को समझने में, और उसके हिसाब से हमें जो आजकल हमें एड्स दिखाए जाते हैं, या जो भी हमारे, आप लोग ने नोटिस किया होगा कि हमारे फ्रेंड्स ने जो लाइक किया है या फ्रेंड्स ने जो हमारा कंटेंट देखते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट भी हमारे पे आते हैं। तो वो सब चीजें एनालिसिस इसी ग्राफ थ्योरी के थ्रू ही होती है। इसको कहते हैं सोशल नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन किससे सोशली कनेक्टेड है। एक बहुत दूसरा एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था फ्रेंड्स का, क्लासरूम का, कि क्लासरूम में या इवन इन जनरल कि कौन किसका फ्रेंड है, उसके बीच में हम एक दिखा सकते हैं इंसान को ऑब्जेक्ट से, और उसके बीच में फ्रेंडशिप है या कौन सा रिलेशन है उसको एजेस से। एक बहुत तीसरा अच्छा एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड नेटवर्क्स। फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, उसमें मल्टीपल सिटीज हैं,
उनके बीच में कैसे रोड है, कितने रोड हैं, कैसे रोड है, कौन सा कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इसको हम जिन सिटीज के बीच में रोड्स हैं कनेक्टेड हैं उनको हम उनके बीच में एजेस ड्रॉ कर सकते हैं। कितने रोड्स हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीपल रोड्स भी हो सकते हैं, वाया सम पॉइंट हो सकते हैं, ये सब का एनालिसिस करने के लिए। क्योंकि जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, तो उसकी एनालिसिस करने में हमें बहुत, क्योंकि हम जब होता क्या है कि हम पहले इसे एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हम इस पे अलग अलग थ्योरीज डेवलप करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट। जैसे मैं अभी नाम कुछ लूंगा जिसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, अगर नहीं समझे तो, जैसे डिग्री क्या है, डिग्री सेंट्रलिटी क्या है, कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उस ग्राफ का डायमीटर क्या है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज की ग्राफ कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है, ये सब। अभी प्लीज वही मैं कहूंगा टेंशन नहीं लेने के लिए, तो मैं बस बता रहा हूँ कि जब हम इस पे मैथमेटिकली बहुत सारे थ्योरीज डेवलप करते हैं और सिंस हमने इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है तो हमने एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को लिया, उसको एब्स्ट्रैक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट पे ग्राफ्स पे थ्योरी डेवलप की, और फिर जब थ्योरी डेवलप करके वो जो एनालाइज करके हमें जो आउटपुट मिला उसको हम वापस रियल वर्ल्ड में ट्रांसलेट कर देते हैं और उसको फिर हम इजिली क्या नाम है, जब ट्रांसलेट कर देते हैं उसको तो हम लोग उसको इजिली इंप्लीमेंट कर पाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर किसी सिटी की प्लानिंग चल रही है तो बहुत जरूरी है कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स वगैरह एक ऐसे लोकेशन पे हो जहां से सारे चीजें, फॉर एग्जांपल लोकेलिटी में ऐसे जगह पे हो जहां से इजिली एक्सेसिबल हो जाना। तो अगर आपके फ्यूचर में कुछ भी किसी ऐसे पोजीशन पे है, आपको सिटी की प्लानिंग करनी है, तो बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी कि हॉस्पिटल को अगर हम अलग अलग चीजों को डिनोट कर रहे हैं वर्टिसेस से, जैसे हॉस्पिटल को, पुलिस स्टेशन को, और भी चीजों को जैसे बिल्डिंग्स को, स्ट्रक्चर्स को, तो अगर हमको कनेक्टिविटी करनी है, तो अगर हमको थ्योरी इसकी अच्छे से एनालिसिस है, तो हम उस बेसिस पे किसकी क्या जरूरत है उस हिसाब से उसको हम एजेस दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक रोड होना चाहिए, यहाँ पे ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल के थ्रू कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं जो ग्राफ थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, वो मैं लेके आऊंगा। तो जो बेसिक एग्जांपल है, मेरा पहला एग्जांपल था क्लासरूम का, कि समझ लीजिए एक क्लासरूम है जिसमें आप लोग हैं और उसमें अराउंड कितने भी बच्चे, फॉर एग्जांपल 10-20 जो भी। अब मैं कह रहा हूं कि मैं उन दो स्टूडेंट्स के बीच में एज तब बनाऊंगा जब उनके बीच में फ्रेंडशिप है। फॉर एग्जांपल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, मान लेते हैं 5 बच्चे हैं। अब ए ई का फ्रेंड है, बी डी का फ्रेंड है। अब ये मेरा फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक सही है, अब बी ई का फ्रेंड है। अब मुझे क्या ये बताइए, क्या ऐसा होता है कि अगर ए बी को फ्रेंड, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए ई का फ्रेंड है, क्या इसका मतलब है कि ई भी ए का फ्रेंड है? ऐसा लाइफ में कई बार होता है, हम किसी को अपना दोस्त मानते हैं मगर वो सामने वाला हमको दोस्त नहीं मानता है। तो अगर मैंने ये लाइन बस ऐसे ए और ई के बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया, तो क्या इससे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कौन किसको दोस्त मानता है? इससे तो मुझे ये पता चल रहा है दोस्त है। लेकिन अगर रियलिटी में ऐसा हुआ कि ए बस ई को दोस्त मानता है और ई जो है बस और बस बी को दोस्त मानता है, ए को दोस्त नहीं मानता है, तो ये इनकम्प्लीट पिक्चर है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि नहीं ए बस ई को दोस्त मानता है, ई ए को नहीं मानता है, तो हम उसको एक एरो से डिनोट कर देते हैं, इस एच को। और यहाँ पे बी ए को मानता है और बी ई बी को मानता है और बी भी ए को मानता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको एरो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। तो या तो 2 एरो बना ले सकते हैं ऐसे, या ये रिडंडेंट हो गया, ऐसा कोई सेंस नहीं, तो इसको सिंपल एक लाइन से। तो ऐसे ग्राफ्स जिसमें एरोज यानी कि डायरेक्शंस भी होते हैं कुछ कुछ जगह पे, तो उनको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। तो जहां पे डायरेक्शन का भी चीजें आ गई वहां पे हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल 2 लोकेशन है और इनके बीच में रोड है, तो यहाँ पे एरो देने की जरूरत नहीं है। अगर वो रोड दोनों इधर से इधर आ सकते हैं और यहाँ से वहां भी जा सकते हैं, ए टू बी टू ए दोनों जा सकते हैं, तो इसमें एरो देने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये एक ही एरो में हमको पता चल रहा है कि हाँ कि इन दोनों के बीच में एक रोड है बस। लेकिन यहाँ पे हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो हमें उसके लिए एरो की जरूरत पड़ती है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है मेरा, जिसमें 2 अलग अलग लोकेशन है, ऐसे 4 लोकेशन है, ए बी सी डी, और इनके बीच में ये रोड्स हैं, ये रोड्स हैं।
अब मुझे ये बताइए, अब मैंने आपको ये दे दिया, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे हम लोग को बस और बस इतना पता चल रहा है कि ए और सी के बीच में रोड है, बी और सी के बीच में रोड है, ए और डी के बीच में रोड है। इससे क्या ये पता चल रहा है कि कौन सा रोड लंबा है, कौन सा रोड छोटा है, किस रोड में गड्ढे ज्यादा है, किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, किसमें पेट्रोल ज्यादा लगेगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, किसमें भीड़ ज्यादा होती है जिसकी वजह से टाइम उसमें और बढ़ जाएगा, भले रोड क्लियर है लेकिन भीड़ बहुत होती है। अब ये सब फैक्टर अगर मुझे इंफॉर्मेशन को दिखाना है ग्राफ में, क्योंकि उसके बिना तो इनकम्प्लीट पिक्चर मिल रहा है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल आप लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं, तो गूगल मैप्स पे जितने भी लोकेशंस हैं उनको हम वर्टिसेस से डिनोट कर सकते हैं और उनके बीच के रोड को एजेस से। और आपको सरप्राइज होगा जान के कि जो हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं वो एक्चुअली में जो हमें शॉर्टेस्ट पाथ देता है वो जिगस्टार एल्गोरिथम का यूज करता है। तो वो एक्चुअली ग्राफ थ्योरेटिक एल्गोरिथम है और ग्राफ थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अब मुझे बताना है अगर इसमें कि नहीं ए से बी, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, मैंने इस पे एक वेट दे दिया, 0 से 1 के बीच में मैं एक वेट डाल दूंगा कि नहीं ए से बी जाना सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है, तो यानी कि 0.7। ए से सी जो है ये बहुत ट्रैफिक मिलता है, रोड भी खराब है, तो इसको मैंने 0.1 दे दिया। और बी से सी बहुत सिंपल रोड है, तो इसको मैंने 0.9 दे दिया। और ए टू डी जो है मीडियम है, मतलब ठीक ठाक ट्रैफिक है, रोड इतना है, फ्यूल, तो इसको मैंने 0.5 दे दिया। अब इसको देख के मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि यार हाँ ए से बी जाना आसान है, ए से सी मुश्किल है थोड़ा, मुझे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल गया। और इसको हम लोग कहते हैं वेटेड ग्राफ्स। वेटेड ग्राफ्स क्यों? क्योंकि हमने एजेस पे हर एज को एक वेट असाइन कर दिया, ठीक है, हर एज के करस्पॉन्डिंग एक वेट असाइन कर दिया जो कि बता रहा है उस एज के बारे में कि हाँ क्या इसका, फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे रोड है तो ये अगर ये दोस्ती होती तो बताता कि हाँ अगर ए और बी बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनको 0.9 देता, ए और सी बहुत नॉर्मल दोस्त हैं तो 0.5 देता, ए और डी दोस्त हैं मगर बहुत लीस्ट इंटरेक्शन है, बहुत कम मिलते जुलते हैं, तो मैं 0.1 देता। तो वेट का वैल्यू यही है हम लोग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। तो हमने देखा कैसे अगर इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाए, वेटेड ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ, तो लगता है कि हाँ मतलब क्यों है, मतलब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है चीजें। लेकिन हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है रियल लाइफ प्रॉब्लम से। और अगर ये नहीं भी होती कॉन्सेप्ट, तो अगर हम शुरू करते प्रॉब्लम को स्टडी करना, तो अपने आप किसी ना किसी पॉइंट पे हम लोग को पता चलता कि हाँ कि एक सिंपल सा बस एक ग्राफ बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमसे छुपा ले रहा है कि, तो जैसे कि वो कितना वेट है, किस डायरेक्शन में है, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है डिग्री का। डिग्री क्या होती है? जैसे कि ये ग्राफ है मेरा, तो डिग्री मतलब होता है कि अब डिग्री जो है हर वर्टेक्स का अलग होता है। फॉर एग्जांपल डिग्री का मतलब होता है कि इस वर्टेक्स पे कितने एजेस इंसिडेंट है, या इनडायरेक्टली बोलूं कि अगर अगर ये लोकेशंस है ए बी सी डी, तो मैं पूछूंगा कि ए लोकेशन पे कितनी सारी रोड्स आ रही हैं। सीधा सा अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अगर मैं पूछूं ए का डिग्री क्या है तो 3 है, डी का डिग्री 1 है, सी का डिग्री 2 है, बी का डिग्री 2 है। तो डिग्री सिंपल यही होता है कि कितने एजेस उससे आके इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये लोग 4 दोस्त हैं, 4 क्लासमेट्स हैं, अब मुझे बताओ ए का डिग्री 2 है, बी का डिग्री 2 है, सी का डिग्री भी 2 है, डी का कोई दोस्त नहीं है, डी पे कोई एज नहीं आ रहा है, इसका मतलब डी के दोस्त एक भी नहीं है। अब जो बेचारा अकेले रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड, आइसोलेशन में रह रहा है। तो जिस वर्टेक्स का कोई डिग्री इंसिडेंट नहीं होता है, यानी कि जिसका डिग्री 0 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो अब इसमें बहुत बेसिक सा चीज है कि हाँ जिस वर्टेक्स को कोई डिग्री नहीं है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है। तो अभी तक हमने कौन कौन से टर्म्स सीखे हैं? डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ हमने स्टार्टिंग में समझ लिया था, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ, डिग्री, तो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कोई कॉन्सेप्ट सीखे टर्म्स, जैसे कि डिग्री, इंसिडेंस, उसके बाद हमने सीखा डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब एक बहुत बेसिक सा टर्म एक और है जो अभी मैं इस एग्जाम्पल से बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे वर्टेक्स है V1 और V3 और ये एज है E3। ये E3 जो है V1 पे इंसिडेंट है और V3 पे इंसिडेंट है। अब अगर कोई
अगर दो वर्टिसेस ऐसे हैं जिनके बीच में एक एज है जो दोनों पे इंसिडेंट है, तो हम कहते हैं V1 और V3 वो दो वर्टिसेस एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है? एडजेसेंट वर्टिसेस वो वर्टिसेस हैं जिनके बीच में एक एज है जो उनको कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कौन कौन से वर्टिसेस एडजेसेंट है? V1 V2 के एडजेसेंट है, V2 V3 के एडजेसेंट है, V3 V4 के एडजेसेंट है, V3 V1 के भी एडजेसेंट है और V6 V5 के एडजेसेंट है। और रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इस एज को जिसे लिखते हैं, ये बहुत मतलब इजी थे। जैसे हमें एज को रिप्रेजेंट करना, एज E3 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है V1 V3, E1 को हम लिख सकते हैं V1 V2 या V2 V1 अगर इफ ये अनडायरेक्टेड एज है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है मेरा, अब समझ लीजिए कि ये एक सिटी है और ये अलग अलग लोकेशंस हैं V1 V2 V3 V4, और हमें अगर V1 से V3 जाना है तो हम क्या करेंगे? हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग गाड़ी लेंगे और E3 वाले रोड से V3 चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे V2 से V4 जाना है, तो वो भी बहुत सिंपल है। अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए एज नहीं होता, ये नहीं होता, तो हम लोग क्या करते? अगर हमको V2 से V4 जाना तो हम क्या करते? हम या तो V2 से वाया E2 V3 जाते और फिर V3 से E4, या तो V2 से हम लोग E1 जाते फिर V4, या तो अगर हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत कुछ है, तो हम V2 से V1, V1 से V3, V3 से V4। अब मैं पूछ रहा हूं कि मुझे V2 से V6 जाना है, क्या कोई पाथ है जो हम लोग V2 से V6 जा सकते हैं? हम कुछ भी करेंगे हम इसी में रह जाएंगे, कभी भी हम V6 पे नहीं या V5 पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ग्राफ्स जिसमें ऐसा कोई भी दो वर्टिसेस एग्जिस्ट करते हैं जो जिनसे एक वर्टेक्स के थ्रू एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक नहीं जाया जा सकता, ऐसे ग्राफ्स को डिसकनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। जैसे हम लोग V4 से V6 नहीं जा सकते, हम V5 से V6 जा सकते हैं जो कि इस ग्राफ का पूरे ग्राफ का पार्ट है, तो V5 से V6 जा सकते हैं, लेकिन V5 या V6 से हम V1 नहीं जा सकते, V2 नहीं जा सकते, V3 नहीं जा सकते। तो ऐसे ग्राफ डिसकनेक्टेड ग्राफ होते हैं। तो हर वो ग्राफ जिसमें अगर ऐसे कोई भी दो वर्टेक्स है, जैसे यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कोई भी दो वर्टेक्स, तो ऐसे दो वर्टेक्स हम ले सकते हैं V6 V4 फॉर एग्जांपल। तो V6 और V4 दो वर्टेक्सेस ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट इन दोनों के बीच में कोई भी पाथ नहीं है। मतलब हमको अगर V6 से V4 जाना है, कोई भी ऐसा हम एजेस का सीक्वेंस नहीं फॉलो कर सकते जिससे हम V6 पे आ जाए। तो ऐसे ग्राफ्स को डिसकनेक्टेड ग्राफ कहते हैं, और जो ग्राफ्स डिसकनेक्टेड नहीं होते हैं उनको हम कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और अगर कनेक्टेड ग्राफ का डेफिनेशन बोलूं तो वो ये होता है, अ ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स से हर दूसरे वर्टेक्स तक हम पहुंच सकते हैं। ऐसे हर वर्टेक्स से लेके हर दूसरे अदर वर्टेक्स के लिए एक पाथ होता है, उसको हम कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। तो हमने बेसिक बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीख ली, फॉर एग्जांपल कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, ये सब हमने सीख लिया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कैसे जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक डिस्कस किए हमने और जितने भी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की, वो सारे कैसे किसी ना किसी तरीके से रियल लाइफ प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड थे। अब हम लोग देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है ग्राफ थ्योरी के, जिसमें से सबसे पहला एप्लीकेशन है जो डिस्कस करने जा रहा हूं। जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी चीज, तो एक हमें कई सारे वेब पेजेस आते हैं सीक्वेंस में। जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें कई सारे वेब पेजेस खुल के आ जाते हैं और एक सीक्वेंस में आता है। अब गूगल ये कैसे डिसाइड करता है कौन सा वेब पेज पहले आएगा या दूसरे पे आएगा? और इसके पीछे काम करता है गूगल पेज एल्गोरिथम, और जिस एल्गोरिथम का फंक्शनिंग कैसे होता है, एक तरीके में एक ओवरव्यू दूंगा कि वो क्या करता है गूगल, कि वो जितने भी वेब पेजेस हैं वो उनको बिलियंस ऑफ वेब पेजेस हैं, उनको वो नोड्स की तरह ट्रीट करता है, उनको नोड्स मानता है। और जब आप लोग किसी भी वेब पेज पे जाएंगे जनरली, तो आप देखेंगे हर वेब पेज मतलब कि वेब पेजेस पे हाइपर लिंक्स होते हैं जिनको क्लिक करके आप दूसरे वेब पेज पे जाते हैं। तो वो चेक करता है कि एक पर्टिकुलर वेब पेज यानी कि एक पर्टिकुलर पेज पे कितने इनकमिंग वेब पेजेस का लिंक्स आ रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा एक वेब पेज ए है और ये बी है, ये सी है। जब मैं ए पे जाता हूं तो इसमें बी के लिए लिंक आता है, और बी पे जाता हूं तो उस पे सी के लिए आता है, और सी पे जाता हूं सी यानी कि सी पे जाता हूं तो सी पे एक लिंक ए को जाता है, यानी कि और ए से सी को भी जाता है। एक एग्जांपल के लिए, तो इसका मतलब सी पे 2 लिंक आ रहे हैं, बी पे 1 लिंक आ रहा है,
और ए पे 1 लिंक आ रहा है, यानी कि इस तरीके से देखता है कि और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको एक वेट असाइन कर देता है। ये मेरे वेब पेजेस हैं ए बी। अब और ये डायरेक्टेड एजेस होते हैं कि किस तरफ से किस तरफ जा रहा है, और इस तरीके से मेजर करके कि किसका वेट कितना है। और इतना सिंपल नहीं होता है, इसमें बहुत सारे थ्योरी का यूज होता है। फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा से आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स का, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी का भी। बट पॉइंट ये है कि कैसे वेब पेजेस को हम एब्स्ट्रैक्ट करके नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके बीच के लिंक को हम एजेस से, और देखते हैं कि कितना वेट किसको असाइन है, और उसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और जिस वेब पेज के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेट असाइन होता है उसके तरफ, उस वेब पेज को हम सबसे हायर रैंकिंग में रखते हैं। तो वो ये उस वेब पेज को हम सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पे रखते हैं, और सिमिलरली ऐसे सेकंड थर्ड जो भी हमारा सीक्वेंस आता है। तो ये है। यहाँ पे मैं एल्गोरिथम नहीं समझा रहा हूँ। एल्गोरिथम के लिए मैं कभी एल्गोरिथम अगर आपको वैसे चेक करना है तो मैं लिंक एक नीचे दे दूंगा मेरे वेबसाइट पे। उसका इस गूगल पेज एल्गोरिथम का एक एक्सप्लेनेशन पूरा स्लाइड्स है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। और एक और चीज, मैं एक और लिंक दूंगा जिसमें मैंने आर्टिकल लिखा था बहुत पहले ग्राफ थ्योरी पे, इंट्रोडक्शन का। उसको भी आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो ये हो गया गूगल पेज एल्गोरिथम। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हम लोग डेली गूगल मैप्स यूज करते हैं कहीं भी जाने के लिए। तो हम जब गूगल मैप पे सर्च करते हैं तो हम चाहते भी, और गूगल भी हमें अपने आप से शॉर्टेस्ट पाथ बताता है किसी 2 पॉइंट के बीच में। तो वो कैसे पता करता है? तो उसके पीछे भी काम करता है ग्राफ थ्योरी का जिगस्ट्रास एल्गोरिथम, जो कि ग्राफ थ्योरेटिक एल्गोरिथम है। और वो बताता है कि कैसे किसी पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है। और उसमें करता क्या, वो अलग अलग लोकेशंस को वर्टेक्स की तरह ट्रीट करता है, और उनके बीच में वेटेड एजेस होते हैं, और जिसके हिसाब से उस पर वो अपना एल्गोरिथम अप्लाई करके हमें गूगल मैप जो है बताता है शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा किसी 2 पॉइंट के बीच में। अब आप सोचिए कि 2 ऐसे एग्जाम्पल जो हम डेली यूज करते हैं वो ग्राफ थ्योरी पे बेस्ड है। अब एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसके अलावा तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सोशल नेटवर्क में। ये जितने भी सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है, उस पे हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उसकी एनालिसिस ये सारे प्लेटफॉर्म्स करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसी कम्युनिटीज हैं, किसकी रीच कैसी है, किसकी, फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी अगर है तो किसका डिग्री सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, यानी कि कौन ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा लोगों से कनेक्टेड है, और जिसके हटने से जो पूरा जो कम्युनिटी है वो डिस्ट्रप्ट हो सकता है। जैसे कभी कभी फेक न्यूज प्रोपगेशन होता है, तो पता करना रहता है कि सबसे ज्यादा सोर्स कहां से वो स्प्रेड हुआ है, जिससे हम उसको वहां से अटैक करके उसको जल्दी जल्दी रोक सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एक चैप्टर है, मैंने बहुत पहले स्टोरी रीड किया था, सॉल्विंग क्राइम्स विद नंबर, अगर मैं सही हूं, मैंने एक ही चैप्टर रीड किया था उसका, जिसमें उन्होंने बताया कैसे ग्राफ थ्योरी का यूज करके अमेरिकन एजेंसीज ने टेररिस्ट को कॉर्नर किया था, पकड़ा था 9/11 के अटैक्स का। वो बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट को यूज करके, फॉर एग्जांपल कौन सा ऐसा टेररिस्ट है जो सबसे ज्यादा लोगों से लिंक्ड है, या फॉर एग्जांपल 2 टेररिस्ट ग्रुप हैं और उनके बीच में कौन सा पर्सन है जो उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। तो अगर हम उस तक पहुंच जाएं तो हमें दोनों के बारे में पता चल सकता है, ये पता चल जाएगा कि कौन था जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन ट्रैवल हुई। तो इतने इंपॉर्टेंट सारी चीजें हमें ग्राफ थ्योरी के एनालिसिस से पता चल जाती हैं। इसके अलावा अगर बायोलॉजी में देखें तो डीएनए की प्रोफाइलिंग और प्रोटीन इंटरैक्शन को स्टडी करने के लिए भी ग्राफ थ्योरी का यूज होता है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो मैंने जिगस्ट्रास का बताया था, तो उसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन है। एक तो हम जो गूगल मैप्स यूज कर सकते हैं, उसके अलावा जब हम लॉजिस्टिक्स देखते हैं, किसी भी कंपनी को अपना लॉजिस्टिक्स देखना रहता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना रहता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना रहता है, तो वहां पे भी ये सब एल्गोरिथम्स बहुत काम आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इवन केमिस्ट्री में इसके एग्जांपल हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसके एग्जांपल हैं। फिर एट द सेम टाइम ग्राफ थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स टोपोलॉजी से बहुत लिंक्ड हैं, जो फॉर एग्जांपल इस वीडियो के एम्बिट में नहीं आता है, जिसको फर्दर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट ऐसे बहुत रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, जिसमें से मैं गूगल पेज एल्गोरिथम का मैंने लिंक जो नीचे लिंक दे दूंगा, जिसमें आप जाके उसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब मैं आप लोग से बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जिसके सोल्यूशन ग्राफ थ्योरीज में मिलते हैं
जिसका सोल्यूशन ऑब्वियसली मैं डिस्कस नहीं कर सकता अभी, क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं वो फर्दर आएंगे, मगर ये आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देगा पढ़ने के लिए ग्राफ थ्योरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सोचिए कि आप सिटी के मेयर हैं और आप थोड़े से करप्शन करते हैं और आपको गवर्नमेंट से पैसा आया है और आपको यहाँ पे सारे लोकेशंस को कनेक्ट करना है, इस विलेज में, इस गांव में कनेक्टिविटी देनी है। अब आप ऐसा क्या करेंगे या कैसे करेंगे इस चीज को हैंडल कि कम से कम रोड में सारे के सारे जितने भी लोकेशंस मेन है वो सारे के सारे कनेक्ट हो जाएं। तो ये मैं बस टॉपिक का नाम बता रहा हूं और ये मतलब अभी पढ़ा मैंने, मिनिमम स्पैनिंग, ये सब कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। मेरा पॉइंट बस ये था कि ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि अगर आप मेयर हैं और आपको कनेक्टिविटी देना है तो आप ऐसा क्या करेंगे या कैसे मैनेज करेंगे कि आप सारे लोकेशंस जो है वो कनेक्ट भी हो जाए आपस में, हर जगह से हर जगह जाया जा सके, यानी कि कनेक्टेड ग्राफ हो, और एट द सेम टाइम सबसे कम पैसा खर्च हो आपका। तो वो ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम मेरा है, सोचिए कि आपको एक ड्यूटी दी गई है कि जैसे समझ लीजिए जैसे इंडियन पार्लियामेंट है, उसमें समझ लीजिए 10 कमिटीज हैं, C1, C2, ऐसे C10, ये 10 कमिटीज हैं और हर कमिटी में कुछ लोग हैं और आपको ड्यूटी गई है कि कमिटी की मीटिंग्स ऐसे अरेंज करनी है ताकि हर इंसान जो, फॉर एग्जांपल इस कमिटी में कुछ लोग होंगे, इस कमिटी में कुछ लोग होंगे, और जो लोग इनमें होंगे वो कुछ ना कुछ कॉमन भी होंगे। फॉर एग्जांपल इस कमिटी में जो कुछ लोग हैं वो शायद उसके कुछ मेंबर इस कमिटी के पार्ट भी होंगे, किसी और कमिटी के भी पार्ट भी होंगे। मतलब आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि मिनिमम कितने दिन में आप कमिटी मीटिंग्स रख सकते हैं ताकि हर मेंबर, फॉर एग्जांपल इस कमिटी में अगर जितने लोग हैं सब के सब इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। ऐसा ना हो जाए कि दो कमिटी का मीटिंग एक साथ हो और इसमें पर्सन ए इसमें भी है और पर्सन ए इसमें भी है, तो वो दोनों मीटिंग एक साथ अटेंड नहीं कर सकता। तो आपको ड्यूटी दी गई है कि कितने मिनिमम से मिनिमम टाइम में, डेज में आप कमिटी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सच दैट सारे लोग जो कमिटी के मेंबर हैं वो अटेंड भी कर लें और कम से कम टाइम में वो सारी मीटिंग्स उन लोग की कंप्लीट हो जाए। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो भी बता दे रहा हूं, वर्टेक्स कलरिंग का। अब मैं तीसरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई मैप दिया है, पॉलिटिकल मैप, आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं कहूं कि आपको इस मैप को कलरिंग करना है, आपने मैप्स देखा होगा उसमें कलरिंग होती है कि उसमें कंडीशन होता है कि कोई भी दो एडजेसेंट कंट्रीज कभी भी सेम कलर से नहीं हो सकती। अगर ये येलो है तो ये येलो नहीं हो सकता, इसको ग्रीन होना पड़ेगा या कोई भी एक्सवाइजेड कलर। ये ग्रीन है तो ये ग्रीन नहीं हो सकता, ये येलो भी नहीं हो सकता, इसको रेड, इसको मुझे ब्लू, ये ब्लू नहीं हो सकता, रेड नहीं हो सकता, ग्रीन नहीं हो सकता, तो इसको मैं येलो। प्रॉब्लम ये, क्वेश्चन ये है कि कितने कम से कम कलर में इसको हम कलर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, 4 कलर थ्योरम, जो कहता है कि हम हर मैप को ऐसे 4 कलर में, ओनली एंड ओनली 4 कलर में कोई भी मैप हो उसको हम कवर कर सकते हैं। 4 कलर थ्योरम, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस इवन ये भी है कि 4 कलर थ्योरम मींस वन ऑफ द मोस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है ग्राफ थ्योरी के रिसर्च का। फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम को लेके मतलब सेंचुरी तक इस पे बहुत काम चला है और इसके सोल्यूशन के प्रोग्रेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है 4 कलर थ्योरम के। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं पूछने जा रहा हूं ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये मैंने खुद एक बार सोचा था। अज्यूम करिए कि आप एक स्पाई हैं और आप एक एनिमी के टेरिटरी में हैं और जिसमें ये सारे लोकेशंस हैं और आपको ये पता है कि ये सारे लोकेशंस आपस में कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरीके से, और ये भी पता है कि क्या नाम है, मिनिमली तरीके से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने याद है मेयर वाले एग्जांपल में कहा था कि कम से कम खर्चे में वो कनेक्टेड होना चाहिए, उस तरीके से ये कनेक्टेड है। तो मेरा सवाल ये है, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि ऐसे 2 लोकेशन होंगे, ऐसा अभी मैं कनेक्शन नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि ऐसे 2 लोकेशन होंगे सच दैट उनके अगर रोड को आप किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें तो वो दोनों रोड जो है, वो दोनों सिटीज जो है लोकेशन,
वो पूरे जो ये टाउन है या जो भी है उससे सेपरेट हो जाएंगे और कोई कनेक्शन उनके बीच में, इस पूरे टाउन और उन दोनों के बीच में कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगर ऐसा आप ऐसा क्या कह सकते हैं कि होगा, जो कि होगा वो मतलब प्रूव करके देख सकते हैं। अब और एक एप्लीकेशन है बताना भूल गया था, अभी मेरे को ध्यान आया, जब हमने सोशल मीडिया का एप्लीकेशन बताया था, सोशल नेटवर्क का, उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इवन ये भी करते हैं कि हमारे सोशल नेटवर्क्स का एनालिसिस करके ये भी पता कर लेते हैं कि हमारे फ्यूचर फ्रेंड्स कौन से होंगे। जैसे हमें आता है कि फॉलो दिस पर्सन या सजेशंस, वो सब सोशल नेटवर्क एनालिसिस से ही आता है। अब एक फाइनल प्रॉब्लम मैं पूछूंगा आप लोग से क्वेश्चन, जिसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, और हम लोग इसके डिस्कस करेंगे उसका सोल्यूशन, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए जो हमको थ्योरी चाहिए वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अज्यूम करिए कि आप एक गैदरिंग में हैं, एक मिलने गए हैं, मिलने जुलने गए हैं, और वहां 20 लोग हैं, और आपस में इन सभी 20 लोगों ने सबसे एक बार हैंडशेक किया। तो प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये है कि टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, इसको कॉम्बिनेटोरियल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने ग्राफ थ्योरी पढ़ा है तो हम उससे ग्राफ थ्योरी के रीजनिंग से इसको प्रूव करेंगे। तो अभी हम लोगों ने यही पढ़ा कि ग्राफ थ्योरी में हम लोग चीजों को एब्स्ट्रैक्ट करके वर्टेक्स और एजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या लग रहा है कि हैंडशेक्स हो रहे हैं और लोग हैं, तो हम लोगों को वर्टेक्स से डिनोट कर देंगे और उनके बीच के हैंडशेक्स को एजेस से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 3 लोग होते हैं और तीनों आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, ऐसा एक चीज याद रखना, हमने पढ़ा था डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ, यहाँ पे ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा कि डायरेक्टेड, ये सोचना, रीजन मैं बता रहा हूं। अब ये सोचिए कि जब ए जब बी से हैंडशेक कर रहा है, तो क्या ए बस बी से कर रहा है, क्या बी का ए से हैंडशेक नहीं हो जा रहा है उसी टाइम पे? तो ये डायरेक्टेड नहीं होगा, अनडायरेक्टेड। जब दो लोग हैंडशेक करते हैं तो दोनों का हैंडशेक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ए ने हैंडशेक किया तो ये चीज। तो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एजेस। तो अगर 3 लोग हैं और तीनों आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, तो टोटल कितने एजेस हो रहे हैं? टोटल एजेस यानी कि टोटल हैंडशेक्स इज इक्वल टू 3। तो जब 3 लोग हैं तो हमारे पास 3 हैंडशेक्स हो रहे हैं टोटल। अब प्रॉब्लम यह है 20 लोग हैं हम लोग के पास, यानी कि कुछ ऐसा होगा, टोटल 20 लोग हैं और सब आपस में एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, यानी कि वन इससे हैंडशेक करेगा, इससे सबसे हैंडशेक करेगा, 2 भी सबसे हैंडशेक करेगा, 20 भी सबसे हैंडशेक करेगा, 1 से सबसे हैंडशेक करेगा। अब हम लोग को ये दिया, हमको पता करना है टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एजेस, हम लेट टोटल नंबर ऑफ एजेस ई मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस हम ई, और ये हम लोग का टोटल हैंडशेक्स भी होगा। अब इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डिग्री का कॉन्सेप्ट। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स, यानी कितने एजेस किसी वर्टेक्स पे इंसिडेंट है। अब एक एग्जांपल ये देखिए, जैसे 2 वर्टेक्स हैं ए और बी और इनके बीच में एज है, तो ये जो एज है ये एज जो है ए पे भी इंसिडेंट है, बी पे भी इंसिडेंट है, यानी कि इस एज के वजह से ए का डिग्री भी 1 नंबर से बढ़ेगा और बी का डिग्री भी 1 नंबर से बढ़ेगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए ऑन वर्टिसेस। तो इसकी वजह से इसका डिग्री भी बढ़ रहा है 1 से और इसका डिग्री भी 1 से, यानी कि हर एक एज 2 वर्टिसेस का डिग्री बढ़ाता है 1-1 से, यानी कि इन जनरल वो टोटल 2 डिग्री बढ़ाता है पूरे ग्राफ में। कैसे? अगर हम हर वर्टेक्स का डिग्री लें और ऐड कर दें, जिसको हम डिग्री सम कहेंगे इस ग्राफ का, तो डिग्री सम क्या होगा? हर वर्टेक्स का डिग्री को ऐड करना है, और कॉमन सेंस से पता है कि हर इंसान सबसे हैंडशेक कर रहा है, तो सबका डिग्री क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 1 का डिग्री क्या होगा? 1 कितने लोग से हैंडशेक करेगा? अगर सबसे कर रहा है 19 लोग से करेगा। 2 कितने लोग से हैंडशेक करेगा? वो भी 19 लोग से करेगा, क्योंकि वो भी सबसे हैंडशेक कर रहा है 19। ऐसे कितने 20 लोग हैं, तो 20 लोग
20 लोग 19 हैंडशेक करेंगे, टोटल डिग्री सम है, ये सबका डिग्री हम ऐड कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग कह रहे हैं टू हैंडशेक कर रहा है 19 लोग से और 1 हैंडशेक कर रहा है 19 लोग, सब लोग 19 लोग से हैंडशेक कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है हम लोग डिग्री सम ऐड कर रहे हैं, हैंडशेक्स नहीं ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला ये एच तो कॉमन है। जब हम 1 का गिन रहे थे डिग्री तब भी इसका यूज किए थे, जब हम 2 का डिग्री देख रहे हैं तब भी हम इस एच को यूज किए थे। तो अभी बस ये ध्यान रखना है कि टोटल डिग्री सम कितना है। डिग्री सम ये हो जाएगा 19 इंटू 20, यानी कि टोटल डिग्री सम इज 19 इंटू 20। और ये है डिग्री सम। हर वर्टेक्स का डिग्री क्या है? नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन इट। इससे हमने डिग्री सम निकाल लिया। अब हमको फाइंड करना है टोटल एजेस कितने हैं, हर एक एज डिग्री कितनी बढ़ा रहा है पूरे ग्राफ में 2 नंबर से। हर एक एज 2 कंट्रीब्यूशन कर रहा है डिग्री में। जैसे ये वाला एज इसका डिग्री 1 से, इसका डिग्री 1 से, ये वाला एज इसका डिग्री 1 से, इसका डिग्री 1 से। तो अगर टोटल ई एजेस हैं, ई नंबर ऑफ एजेस हैं, और हर एज 2 डिग्री बढ़ा रहा है 2 से, यानी कि टोटल अगर डिग्री देखें एजेस की तरफ, अगर हम एजेस से काउंट करें डिग्री, तो कितने डिग्री समझ आएगा? 2 टाइम्स ई। 2 टाइम्स ई। ऐसा क्यों? हर एज जो है 2 डिग्री बढ़ा रहा है और हमारे पास ई एजेस हैं, तो टोटल कितने डिग्री बढ़ेंगे? 2 टाइम्स ई। और डिग्री सम हमने बोला था 19 इंटू 20, यानी कि 2e इज इक्वल टू 19 इंटू 20, यानी कि e क्या हो जाएगा? 19 इंटू 20/2, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक से ही है। तो ये हमने देखा। अगर ये प्रूफ थोड़ा भी कहीं डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकता, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस से डिटेल में, बट यही है इसका। तो कैसे हमने देखा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करके, कि डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को, जो कि कॉम्बिनेटोरियल नेचर का, उसको सॉल्व किया। इसी तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम है जो डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, लेकिन ग्राफ थ्योरी से सॉल्व हो जाते हैं। ग्राफ थ्योरी का लिंक मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे फर्दर स्टडीज में लीनियर अलजेब्रा से भी हो जाता है, टोपोलॉजी से भी हो जाता है, और इसको इवन ग्राफ थ्योरी की एनालिसिस करने के लिए भी लीनियर अलजेब्रा का यूज होता है, जैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स, ये सब वगैरह, आइगन वैल्यूज का यूज करते हैं उसमें। तो ये था टोटल, मतलब हमने पहले देखा कि ग्राफ्स होते क्या है, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा, वो एक मॉडर्न ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से ये जाना, फिर ऑयलर का कंट्रीब्यूशन, मतलब उनके ओरिजिन, फिर उसके बाद हमने कई एप्लीकेशंस देखे सोशल नेटवर्क में, गूगल मैप्स में, गूगल पेज एल्गोरिथम, उसके बाद जैसे सोशल नेटवर्क्स में वगैरह। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जिनके सोल्यूशन ग्राफ थ्योरी से हैं, जिसका सोल्यूशन हमने डिस्कस नहीं किया, बट वो आगे फर्दर स्टडीज में आते हैं। और लास्ट में हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब एंड में मैं बस ये कहूंगा कि ये वीडियो जो था ये मेनली ओवरव्यू देने के लिए था। कुछ चीजें शायद नहीं समझी होंगी जो थोड़ा आगे के टॉपिक की होंगी, बट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो बेसिक टर्म सीखे हमने ग्राफ थ्योरी के, वर्टेक्स क्या होता है, नोड क्या होता है, ग्राफ का डेफिनेशन क्या होता है, फिर उसके बाद एडजेसेंसी क्या होती है, दो वर्टेक्स का एडजेसेंट है, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डिग्री क्या होती है, इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट होता है वर्टेक्स पे, फिर हमने देखा डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, फिर वेटेड ग्राफ, नॉट वेटेड ग्राफ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से जब हम उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको कैसे हमने मैथमेटिकल वे में उसको ट्रांसलेट किया। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी रोड वन वे है तो उसको हमको डायरेक्टेड रोड दिखाना पड़ेगा, तो कैसे हम सारी चीजें रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पे आई हैं, रिफ्लेक्ट हुई हैं। तो मेन बस यही अप्रिशिएट करना है ग्राफ थ्योरी में कि क्या नाम है, तो मेन जो इस लेक्चर से मतलब ले जा सकते हैं वो ये है कि एक ओवरव्यू ग्राफ थ्योरी का मिला होना चाहिए कि हाँ ग्राफ थ्योरी होती क्या है, और एक मोटिवेशन आना चाहिए कि हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें बहुत रिसर्च एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है, इसमें बहुत रिसर्च अभी हो रहा है, तो बहुत सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। पर एक इंटरेस्टिंग जो लास्ट जो मेरा पर्सनल एक टेकअवे है ग्राफ थ्योरी को लेके, कि ग्राफ थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इस सेंस में कि इसमें जब हम शुरू करते हैं तो चीजें सब विजिबल हैं, हमें हर चीज रियल लाइफ से दिख रहा है, रिलेट हो रहा है कि ये वर्टेक्स किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एजेस दिख रहे हैं, हमें ग्राफ दिख रहा है, तो उस पर हम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हम कई सारे प्रूफ जो हैं
सिंपली विजुअलाइज और इमेजिनेशन से कर लेते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे जैसे चीजें एडवांस होती हैं, चीजें बस और बस विजुअलाइजेशन पे नहीं होती हैं, और तब आता है बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि तब हमें मैथमेटिकल रिगरस प्रूफ चाहिए होता है। और जैसे बाकी सब मैथ एरियाज में क्या है कि चीजें स्टार्टिंग से रिगरस हो जाती हैं और इमेजिनेशन का उतना रोल बहुत जगह नहीं रहता है। यहाँ पे हमें जब प्रूव करते हैं तो स्टार्टिंग में सोचना पड़ता है इमेजिनेशन, और फिर उसके बेसिस पे हम रीजनिंग शुरू करते हैं। तो पहले हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा ग्राफ होगा, उस पर हम रीजनिंग करते हैं, और फिर उससे रिलेट करके हम थ्योरी डेवलप करते हैं। बट इस पूरे प्रोसेस में फ्लॉ ये है कि ऐसा हम गारंटी नहीं दे सकते कि जो हमारी इमेजिनेशन है वही कंप्लीट ट्रूथ है। कभी कभी हम इमेजिन कर लेते हैं वर्स्ट पॉसिबल भी, वर्स्ट सिनेरियो, किसी सिनेरियो का ग्राफ में कि हाँ ऐसा होगा, मगर वो जरूरी नहीं कि वही कंप्लीट ट्रूथ हो, उसके अलावा भी कोई वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है जो हमने नहीं सोचा। तो वो हमारी जो प्रूफ है वो रिगरस नहीं कहलाएगा। हो सकता है हम जो प्रूफ करें वो ट्रू है, लेकिन वो रिगरस नहीं होगा। तो ग्राफ थ्योरी पढ़ने का जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये एक, अगर किसी को मैथ्स एक्चुअली में समझना है, रिगरस तरीके से जानना है, तो ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि बाकी जितने भी फील्ड है मैथमेटिक्स में, उसमें ये वाला पर्टिकुलर फीचर नहीं है। तो इस वजह से ग्राफ थ्योरी जो है बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अगर किसी को मैथ्स पढ़ना है तो ग्राफ थ्योरी के थ्रू पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें चीजें खुद से लॉजिक डेवलप करना पड़ता है, खुद से नई नई थ्योरीज खुद ही डेवलप करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ग्राफ थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो यही मेरा पॉइंट था। तो थैंक यू वेरी मच। तो और अगर कोई डाउट हो तो मीन्स यू कैन आस्क मी।